नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, एचओडी हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज आप लोगों के समक्ष बीए पार्ट 3 के 6th पेपर में जो टॉपिक है काव्य प्रयोजन, उसके अंतर्गत जो कला विषयक 2 मत हैं, कला कला के लिए और कला जीवन के लिए, उस पर चर्चा कर रही हूँ। मैंने पहले भी नोट्स भेजे हैं कला प्रयोजन पर, जिसमें मैंने प्राच्य विद्वान और पाश्चात्य विद्वान, इन पर मैंने अपने जो विचार हैं उनके मैंने उसको प्रस्तुत किया है। और उसमें आप जब पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को देखती हैं तो कला का प्रयोजन क्या है या कला का उद्देश्य क्या है, ये आपको उसमें दिखता है कि उन लोगों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने, काव्य को कला के अंतर्गत रखा है। वो काव्य को एक प्रकार की कला ही मानते हैं और उनका ये कहना है कि जो कला प्रयोजन हैं कई तरह के, जो जितने भी प्रयोजन माने गए हैं उसमें एक प्रयोजन, बहुत सारे जो प्रयोजन का उल्लेख किया गया है उसमें कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला विनोद के लिए, कला आत्मानुभूति को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे विचार हैं। लेकिन उनमें 2 मुख्य हैं, एक कला कला के लिए और दूसरा कला जीवन के लिए। हमारे भारतीय साहित्य में कला को शिक्षा और धर्म से भी जोड़ा गया है, उसे यश का एक कारण बनाया गया है। बहुत सारे जो हमारे कवि हैं, बहुत सारे आप देखेंगी, जैसे जायसी ने जो लिखा, उन्होंने कहा कि मैं अपना ये जो प्रस्तुत कर रहा हूँ पद्मावत, उससे अगर लोग मुझे याद रख सकें तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, मेरे लिए बहुत ही मैं ये अपने को धन्य मानूंगा कि लोगों ने मुझे याद रखा मेरे काव्य के माध्यम से, मेरे साहित्य के माध्यम से। तो इस तरह की बातें भारतीय साहित्य में आई है, तो वो काव्य और कला को अलग रखते हैं। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य को कला के अंतर्गत ही माना है। वो ये मानते हैं कि काव्य भी एक प्रकार की कला है। उनके जो ये 2 मत हैं, ये 19वीं शताब्दी के, इस सिद्धांत का जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी साहित्य में हुआ था। वैसे उसके पहले जब अरस्तु ने भी लिखा था कि भावात्मक, पवित्र एवं आनंद की सृष्टि ही कला का उद्देश्य है, अर्थात हम आनंद को प्राप्त करने के लिए। वैसे भी साहित्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। जब हम साहित्य आखिर क्यों लिखते हैं, काव्य क्यों लिखा जाता है, साहित्य क्यों लिखा जाता है, इसलिए कि हमें उससे आनंद की प्राप्ति हो। इसीलिए साहित्य को या काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर यानी जो ईश्वर की प्राप्ति का जो आनंद है, उसका भाई, सहोदर मतलब भाई होता है, तो उससे मिलता हुआ, यानी हम जिस साहित्य से, काव्य से आनंद की प्राप्ति करते हैं, वही साहित्य है या वही काव्य है, ये कहा गया है। तो कला कला के लिए और कला जीवन के लिए ये जो 2 विचार हैं, कला कला के लिए ये विचार स्पष्ट रूप से काव्य को सिर्फ कला मानता है। सौंदर्य की अनुभूति, अपनी अभिव्यक्ति, हमने अपनी अभिव्यक्ति कर दी, उसको सौंदर्यजन्य अभिव्यक्ति कहा विद्वानों ने। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको प्रस्तुत किया है, जिसमें मैं कुछ परिभाषाएं मैं उनके शब्दों में आपको बताती हूँ। जैसे ब्रैडले महोदय ने लिखा कि कला की प्रवृत्ति बाह्य जगत से साम्य स्थापित करने या उसकी अनुकृति उपस्थित करने की नहीं है, उसका अपना एक स्वतंत्र, पूर्ण और निरपेक्ष जगत होता है। अर्थात इनके अनुसार सौंदर्यजन्य आनंद ही काव्य कला का चरम लक्ष्य है। आप देखिए कि ये सिर्फ आनंद को ही काव्य कला का लक्ष्य मानते हैं। इसमें उनके अनुसार कहीं नीति, कहीं शिक्षा, इन सारी चीज़ों का स्थान नहीं है। मतलब कला सिर्फ कला के लिए और इसमें किसी चीज़ को स्थान नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार जेई स्पिनगार्न का कथन है कि शुद्ध काव्य के भीतर
सदाचार या दुराचार ढूंढना ऐसा ही है जैसे कि रेखा गणित में सम त्रिकोण त्रिभुज को सदाचारपूर्ण कहना और सम द्विबाही त्रिभुज को दुराचार कहना। मतलब उन्होंने, इनका ये मानना है कि विज्ञान में, गणित में, जो विज्ञान के विषय हैं, जो भी विषय हैं, उनमें हम सौंदर्य नहीं ढूंढते हैं, तो फिर हम कला में जो सौंदर्य की वस्तु है, जो कल्पना की वस्तु है, उसमें हम क्यों ढूंढते हैं नीति और शिक्षा को। कला के लिए जो इस सिद्धांत को मानते हैं, जो काव्य का, कला का उद्देश्य यही मानते हैं, उनका ये कहना है, वो ये मानते हैं कि जब सौंदर्य उनका विषय नहीं है तो हमारा विषय भी नीति और शिक्षा नहीं है। इस तरह बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इनका यही एक सिद्धांत समझ में आता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने विषय की अभिव्यक्ति कर दी और वो अभिव्यक्ति हो गई तो कला हो गई, हम उसमें कुछ भी दूसरी चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हैं, इनका ये मानना है। टी.एस. एलियट भी लिखते हैं कि शब्दों के भयानक दुष्प्रयोग के बिना यह कहना असंभव है कि कविता नीति की शिक्षा, राजनीतिक मार्गदर्शन अथवा मार्मिकता या उसके समकक्ष और कुछ है। अर्थात वो, उनका ये मानना है कि कला का अर्थ सिर्फ अभिव्यक्ति है, हमने अभिव्यक्ति कर दी और ये सौंदर्यजन अभिव्यक्ति है, इसमें नीति का, शिक्षा का या और भी जीवन के जो विशेष मूल तत्व हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। ये बात कहते हुए ये विद्वान ये भूल जाते हैं कि हम जो कला जो है वो वास्तविक जीवन से ही प्रभावित होता है, हम उसके विषय जीवन से ही लेते हैं, तो हम भला उसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। हमें उसको भी अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगा। लेकिन इनका इस मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो कला सिर्फ श्रृंगार की सहचरी हो जाती है और विकृत भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसका प्रभाव हिंदी साहित्य के जो विद्वान थे उन पर भी पड़ा और इसीलिए ईला चंद्र दोषी, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो कहते हैं इस विषय में, विश्व की इस अनंत सृष्टि की तरह कला भी आनंद का ही प्रकाश है। उसके भीतर नीति अथवा शिक्षा का स्थान नहीं है। उसके माया चक्र से हमारे हृदय की तंत्री आनंद की झनकार से बज उठती है और यही हमारे लिए परम लाभ है। मतलब वो केवल सौंदर्य को ही इसका प्रयोजन मानते हैं, इसका उद्देश्य मानते हैं। कहीं भी उन्होंने शिक्षा और नीति को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। ये है कला के लिए विद्वानों के विचार और कला के लिए का अर्थ। दूसरा है कला जीवन के लिए, दूसरा मत है कला जीवन के लिए। वास्तव में ये जो कला जीवन के लिए है वो कला के लिए जो मत है उसके विरोध में ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो विद्वान ये मानते थे कि कला को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कला जीवन है इस सिद्धांत को अपनाया और उसे कला के लिए है इस मत का उन्होंने विरोध किया। इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जैसे हैमिल्टन, रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड और प्रेमचंद आदि का नाम उल्लेखनीय है। अब उनके शब्दों में मैं उनकी परिभाषा बताती हूँ। रस्किन ने लिखा है कि कला में सार तत्व यही है कि वह एक आत्मा का दूसरी आत्मा के लिए निवेदन है। अर्थात इन्होंने कला को पूर्ण रूप से जीवन से जोड़ दिया। कला जीवन, मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा, कला के लिए इसका विरोध किया उन्होंने इस सिद्धांत का, और वो लिखते हैं कि कला जीवन के लिए है। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी काव्य में नैतिकता के प्रति विद्रोह है तो वह स्वयं जीवन के प्रति विद्रोह है। अर्थात जो काव्य नैतिक भावनाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण है वह जीवन के प्रति उपेक्षापूर्ण है, ये इनका मानना है। कविता वस्तुतः जीवन की
आलोचना है। कवि का महत्व इसी में है कि वह अपने विचारों को सुंदर और सशक्त ढंग से जीवन यापन के प्रश्न पर लगाए। बाद में इस सिद्धांत को बहुत सारे लोगों ने सराहा और अपनाया। हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने काव्य और कला का उद्देश्य जीवन की व्याख्या माना। उनकी एक कविता है छोटी सी, मैं वो पढ़ के आपको बताती हूँ। वो इस विषय में लिखते हैं, हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ व्यक्त करती है कला ही है यहाँ। वास्तव में कला का उद्देश्य महान है। भारतीय आचार्यों ने काव्य और कला को जीवन से संबद्ध माना है। और जैसे आप देखते हैं तुलसीदास को लोक मंगलकारी कवि कहते हैं। तो जब हम उन्हें लोक मंगलकारी कवि कहते हैं, उसका अर्थ ही हो जाता है कि कला जो है वो जीवन से जुड़ गई। अगर यदि कला को सिर्फ हम जीवन से नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ कला से जोड़ेंगे, तो हमारे जितने भक्ति कालीन साहित्य हैं या हमारे रीतिकालीन साहित्य हैं, ये सारे साहित्य, छायावादी काव्य हैं, ये सारे साहित्य को हमें छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे साहित्य जो हैं वो जीवन से जुड़े हुए हैं। भक्तिकालीन साहित्य की भक्ति समाज सबसे जुड़ा हुआ साहित्य है। रीतिकाल में भी श्रृंगार है तो जीवन से जुड़ी हुई बातें भी हैं, नीति के दोहे भी हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना जो है वो छायावादी का एक मुख्य विचार है, उसका एक मुख्य प्रवृत्ति है उसकी। तो वो हम जब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो छायावाद को भी, रीतिकालीन साहित्य को और भक्तिकालीन साहित्य को हमें छोड़ना पड़ेगा, उनका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो कला का उद्देश्य वास्तव में अत्यंत महान है। कला सिर्फ काव्य जो है वो सिर्फ हम इसलिए नहीं लिख देते हैं कि हमें अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करना है, बल्कि हम वही काव्य श्रेष्ठ भी माना जाता है जिसका उद्देश्य हितकारी होता है, जनहित में होता है, लोक मंगलकारी होता है। वो साहित्य श्रेष्ठ माना जाता है जिससे लोगों का हित हो। और यही कारण है कि आज तुलसीदास इतने सामयिक हैं। आज भी हम तुलसीदास को पढ़ते हैं और उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा लेते हैं, जो लोक मंगलकारी कवि कहे जाते हैं। लोक मंगलकारी कवि इसीलिए कहते हैं कि उनका जो साहित्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, वो लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो जब तक कला को जीवन से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कला वास्तव में सार्थक नहीं होती है। ये कला जीवन के लिए है, इनका मानना है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं कि वास्तव में, जैसे आप देखिए, अगर बीत जाने पर भी हम वाल्मीकि को याद करते हैं, कालिदास को याद करते हैं, तुलसी और सूर अमर हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इनके साहित्य कहीं ना कहीं जीवन से जुड़े हैं। तो ये जो दो मत हैं वो बिल्कुल भिन्न मत हैं, और इन मतों में एक में जीवन को महत्व नहीं दिया गया है और दूसरे में कला के साथ जीवन को महत्व दिया गया है। अब जब आप दोनों पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में ना तो कला कला के लिए है, ना कला जीवन के लिए है। इन दोनों का समन्वयकारी रूप ही, जैसे कला को अगर हम सिर्फ नीति और शिक्षा के लिए उपयोग करेंगे, सिर्फ उसमें नैतिक बातें करेंगे, नैतिकता ही रहेगी, सिर्फ शिक्षा रहेगी, सिर्फ राजनीति भावना रहेगी, या सिर्फ हम राष्ट्रीयता को ही जोड़ देंगे, तो वो कविता या साहित्य जो है, वो कला जो है, वो शुष्क हो जाएगी, उसमें सौंदर्य नहीं रह जाएगा। इसी तरह अगर हम केवल सौंदर्य को जोड़ते हैं, जीवन की उपेक्षा करते हैं, तो वो सिर्फ सौंदर्य में ही जो कविता होगी, वो सिर्फ श्रृंगार की कविता, सहचर्य की कविता हो जाएगी, काल्पनिक कविता हो जाएगी या कला हो जाएगी। तो उसको हम दोनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर देखें तो जब इन दोनों का समन्वय होता है, सभी एक श्रेष्ठ साहित्य का जन्म होता है, एक श्रेष्ठ कला का जन्म होता है। और इस बात को अरस्तु ने अपने शब्दों में कहा है कि नैतिकता से निरपेक्ष आनंद की संभावना नहीं, और सौंदर्य का मूल्य केवल नैतिकता नहीं, कला नीति का निरादर भी नहीं कर सकती। यानी कला में सौंदर्य भी आवश्यक है, उसी तरह जब तक उसमें नीति नहीं होगी, तब तक वो कला सार्थक
नहीं होगी। धन्यवाद।